तो अरुण जी, नमस्कार। इंडियन बिजनेस टीवी में आपका स्वागत है। शुरू करें। नमस्ते सर। शुरू करें। जी। जी करिए। तो आज हम दो कंपनियों पर चर्चा करना चाहते हैं, उससे आपके विचार जानना चाहते हैं। और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी हैं। एक है इन्फोसिस और दूसरी है टाटा मोटर्स। और दो कंपनियों का चुनाव भी इस एंगल से ध्यान में रखा है कि टाटा मोटर में अभी क्या स्थिति है, जो लेटेस्ट चल रही है। जैसे बुकिंग ज़्यादा हो गई थी, उतनी अभी डिलीवरी नहीं जा रही है। और इन्फोसिस अभी वापस आ रहा है, बैक विथ बिगर। तो दर्शक जो है बड़े उत्साह से जानना चाहते हैं आपके विचारों को। तो पहले किससे शुरू करेंगे, इन्फोसिस से? जी सर, सर इन्फोसिस से कर सकते। तो इन्फोसिस की खास विशेषताएं क्या है, वहां से हम शुरू करते हैं। देखिए इन्फोसिस सबसे बड़ा लीडर है सॉफ्टवेयर बिजनेस में। जहाँ तक की बात है, आईटी सेक्टर की बात है, टीसीएस इन्फोसिस दोनों ही बड़े दिग्गज कंपनी है। और दोनों ही आप कह सकते हैं डिजिटल सर्विसेज, आप कह सकते हैं आपके डिजिटल एरा में अगर आप जीते हैं तो सबसे ज्यादा महत्व इन कंपनियों का रहता है। और उनका मेजर रेवेन्यू डिजिटल सर्विस से आता है। 55-60% का रेवेन्यू इसका ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से आता है, जो कि ये अपना बिजनेस यूरोप, यूएस, यूरोप में करते हैं। तो वन ऑफ द बिगर कॉन्ग्लोमरेट आप कह सकते हैं आईटी बिजनेस में। और इसका जो मेजर सेगमेंट है जहाँ से इसका बिजनेस आता है, अगर आप कह सकते हैं तो नॉर्थ अमेरिका से 62% के आसपास का बिजनेस आता है, यूरोप से 25% के आसपास का आता है। और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं अगर वर्टिकल की बात करें तो फाइनेंशियल एंड सर्विसेज या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से 30-32% का आता है, रिटेल का 15% का डिवीजन से इसका ओवरऑल रेवेन्यू आता है। तो एक सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं, आप मेंटेनेंस प्रोवाइडर, आप जो भी चीजें हैं सभी चीजें करती है। सेकेंडली बड़ा बिजनेस या बड़ा चंक यूएस से आता है, तो यूएस की इकोनॉमी इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर यूएस अच्छा करता है तो इन्फोसिस का बिजनेस भी आपको अच्छा करता हुआ नजर आता तो पीछे से शुरू में इनको थोड़ी चिंता थी कि अच्छा नहीं होगा, रिसेशन आएगा यूएसए में, इन्फ्लेशन और रिसेशन को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। तो इन कंपनियों पर सेंटीमेंट पे थोड़ा प्रभाव पड़ा था। तो आपको क्या लगता है कि ये संभाल पाएंगे अगर कुछ ऐसी स्थिति आई तो? है। देखिए यूएस में रेसेशन की आप बात करें तो सॉफ्ट रेसेशन तो जरूर आया था। सॉफ्ट रेसेशन की मेरी बात है कि क्रेडिट कार्ड के बिल्स बढ़ना या फिर ज्यादा थोड़े बहुत डिफॉल्ट्स होना क्रेडिट कार्ड्स के, तो वो इस चीज जरूर देखने को मिली। इंटरेस्ट रेट काफी हाई तक चले गए थे, और एक से दो अगर और इंटरेस्ट रेट हाइक होते तो हाउसिंग मार्केट जो है वो कोलैप्स होने के कगार पे था, जो कि बात ऑलरेडी चल रही थी। तो फेड रेट कट वापस स्टार्ट होने से वहाँ की थोड़ी इकोनॉमी को थोड़ा बूस्टर मिला है। और धीरे धीरे लग रहा है कि ओवरऑल चीजें काफी अच्छी होती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल चीजें काफी अच्छी है, और यूएस इकोनॉमी वापस अपने रिवाइवल के दौर में है। तो यूएस इकोनॉमी मुझे लग रहा है आने वाले दिन में भी अच्छा करेगी, और इंफोसिस और टीसीएस जैसी कंपनी भी काफी अच्छा करना चाहिए। तो इन्फोसिस के सामने इस समय मेन चैलेंज क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए मेन चैलेंज यही है कि यूएस इकोनॉमी में कुछ भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर यूएस इकोनॉमी में कुछ नेगेटिव होता है देन कंपनीज के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। यूएस और यूरोप की इकोनॉमी दोनों ही काफी अच्छा करना चाहिए। तो अगर दोनों ही अच्छा करती है तो इनके लिए काफी पॉजिटिव है। अगर वहाँ कुछ दिक्कत आती है तो इनके रेवेन्यू पे एक बड़ा डेंट पड़ सकता है। यूरोप से इनको कितना परसेंट आता है, आपने बताया 25%? देखिए 60% के आसपास तो इनका ये नॉर्थ अमेरिका से ही आता है, और यूरोप से ऑलमोस्ट 15 से 20% के आसपास का रेवेन्यू आप मान के चल सकते हैं इसका आता है। तो यूरोप भी एक बड़ा। चाइना से कुछ आता है इनको? जी। चीन से चाइना से कुछ? कुछ चाइना से कुछ भी नहीं है इनका रेवेन्यू में। मेजरली आप कह सकते हैं यूरोप से है और नॉर्थ अमेरिका से है। वहाँ एक बड़ा चंक इनको देखने को मिलता है। सेकेंडली इंडिया से 3% का आता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 8-9% का आता है। तो चाइना से कोई ज्यादा बड़ा रेवेन्यू आता हुआ नजर नहीं आता। अभी आपका चेहरा ब्लर आ रहा है, जो आपने लाइटिंग लगाई है उससे चेहरा साफ क्लियर नहीं आ रहा है। जी मेरे कैमरे में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, एक्चुअली दूसरा कैमरा अटैच कर रहा हूँ मैं। और अपॉर्चुनिटीज क्या है इनके सामने अभी, इन्फोसिस के सामने?
देखिए इंफोसिस के सामने काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि एआई की जहां तक बात है, अगर एआई अच्छा करता है, एआई की बातें होती है कि एआई में अगर यहाँ से भी ज्यादा बूस्ट देखने को मिलता है, तो सॉफ्टवेयर कंपनियां वैसे भी अच्छा करना चाहिए। तो यही चीज देखने को मिल रही है कि ओवरऑल अगर बूस्ट मिलता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को एआई बढ़ाने के लिए, एआई को आप कह सकते हैं बढ़ावा देने के लिए, तो इंडिया इंडिया में भी हो सकता है आपको अगेन अच्छा करता हुआ नजर आए। तो इंफोसिस, टीसीएस या छोटे मिड कैप आईटी कंपनीज, उनके लिए भी काफी पॉजिटिव रहे। जैसे लास्ट क्वार्टर कैसा रहा, लेटेस्ट जो क्वार्टर था? नहीं, क्वार्टर अच्छा था। लास्ट क्वार्टर जो कि कल ही रिजल्ट्स जो देखने को मिले, वो काफी अच्छा देखने को मिला है, और मेजरली इन्होंने गाइडेंस भी बढ़ाया है। सेकेंडली कमेंट्री भी आप कह सकते हैं इनलाइन विथ मार्केट एक्सपेक्टेशन थी। तो ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे थे, गाइडेंस बढ़ाना सबसे बड़ा पॉजिटिव था। अगर आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में अगर गाइडेंस मीट करते हैं, तो वो और पॉजिटिव स्टॉक और सेक्टर के लिए रहेगा। तो अभी तक तो गाइडेंस बीट कर रहे हैं। देखिए इंफोसिस की आदत रही है, जो भी गाइडेंस देते हैं वो थोड़ा कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हैं। सपोज वो 3% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो गाइडेंस 3.25 या 2.5% की देंगे। तो मोस्टली जो भी वो गाइडेंस देते हैं थोड़ी कंजर्वेटिव देते हैं, और 90 to 95% ऑफ द टाइम वो गाइडेंस से ज्यादा ही एक्सीड करते हुए नजर आते तो दोनों के यहाँ काफी लोग भी भर्ती होने वाले हैं, टीसीएस में और इसमें। हैं। उसकी भी देखिए चर्चा बाईस होगी। काफी एट्रिशन देखने को मिला। ऑलमोस्ट 18 से 19% का एट्रिशन रेट था फाइनेंशियल ईयर FY 22 तक की। जहां तक बात करें तो थोड़ा थोड़ा धीरे वो आता हुआ नजर आ रहा है। एट्रिशन रेट जितना कम होता है आईटी कंपनीज के लिए, उतना काफी अच्छा रहता है, क्योंकि टैलेंट एक्विजिशन ही उनका सबसे बड़ा एसेट होता है। तो एट्रिशन रेट थोड़ा कम हुआ है, पर 18% के आसपास का एक बार का एट्रिशन रेट पहुंच गया था FY 22 में। तो टेक्निकली कैसा है पोजीशन इसका, स्टॉक का? देखिए टेक्निकली काफी पॉजिटिव है। थोड़ा करेक्शन हो सकता है आता हुआ नजर आया, क्योंकि ऑल टाइम हाइस के आसपास ही है, और थोड़ा स्टॉक में थोड़ा आप कह सकते हैं ओवरबॉट जोन पे है। पर मुझे लग रहा है ये स्टॉक 1800 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 1750, 1800 ये मैक्स मुझे लग रहा है। अगर डाउन साइड आती है तो वहां तक आना चाहिए। तो वहां तक आता है तो एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी स्टॉक को बाय करने की। और टेक्निकल इंडिकेटर कोई आपने देखे हो, कुछ बता रहे हो कोई खास? देखिए टेक्निकल इंडिकेटर्स पूरे पॉजिटिव है। जहाँ तक वीकली, मंथली या डेली टाइम फ्रेम की बात करें, टेक्निकली कोई चीज नेगेटिव नहीं बता रही। अभी भी सभी चीजें पॉजिटिव है। एक ही दिक्कत है, थोड़ा स्टॉक चल चुका है, इसलिए 5 से 6% का करेक्शन आता है। तो हेल्दी करेक्शन रहेगा और अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। पर इस बार ऊपर गया तो मुझे लगता है नीचे नहीं आएगा। देखिए ऑलमोस्ट स्टॉक ऑल टाइम हाई से हाई पे ही है। और आप कह सकते हैं 1950, 1980 यही इसका ऑल टाइम हाई। ऑलमोस्ट 2 या 3% ही नीचे है। तो अभी भी अगर ये स्टॉक एक बार अगर 2000 के पार निकल जाता है, तो मुझे लग रहा है एक बड़ा टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकता क्योंकि जो सेक्टर है, ये सेक्टर लोगों के पास ज़्यादा नहीं है अच्छे सेक्टर जिसके शेयर खरीद सके। तो ये अच्छे सेक्टरों में है एक। क्या कहना चाहेंगे आप? है। डेफिनेटली आईटी सेक्टर सेफ सेक्टर है। थोड़ा हो सकता है थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिले, वो वन ऑफ द सेफ सेक्टर्स को मान के चल सकते अभी ऑटो में थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है, थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है, लेकिन इसमें कोई रुकावट नहीं है। हैं। ये ऑटो सेक्टर अगेन साइक्लिकल होता है, आईटी सेक्टर कोई साइक्लिकल नहीं है। मोस्टली 12 मंथ्स का बिजनेस है। एक दो क्वार्टर हो सकता है थोड़े ठंडे रहते हैं बिकॉज ऑफ सीजनैलिटी, पर ऑटो सेक्टर प्योर सीजनल बिजनेस रहता है। फेस्टिव सीजन कह सकते हैं, या फिर जनवरी फरवरी जब नए नया ईयर आता है, तो वहाँ पे अच्छे बाइंग देखने को मिलते हैं। तो ऑटो एक साइक्लिकल सेक्टर होता साइक्लिकल अगर हम मानते हैं तो साइक्लिकल में क्या रहता है, जनरली प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं होते हैं। अभी इसमें क्या है कि प्रोडक्ट नए नए आते रहते हैं, तो आदमी चेंज करता रहता है प्रोडक्ट। जैसे घर एक रूम का छोड़ के 2 रूम लिया, 3 रूम लिया। ऐसे ही नई गाड़ी आई, इलेक्ट्रिक आई, वो ली। डीजल की ली, पहले लोगों ने गैस की ली। तो उससे साइक्लिकल को तोड़ दिया एक्चुअली, इन्होंने पूरा क्रम ऐसा कर दिया है कि बायर को मजबूर करते हैं खरीदने के लिए, कोई ना कुछ फीचर्स ले आते हैं ऐसे। है। वो तो है, लेकिन प्राइसिंग भी काफी हाई है, तो हर कोई जल्दी लेना नहीं चाहेगा, और धीरे धीरे ट्रांजेक्शन भी देखने को मिलेगा। पर डिमांड बनी रहेगी। डिमांड स्लो डाउन है अभी, तो डिमांड में कोई रिकवरी नहीं है, पर मुझे लग रहा है फेस्टिव सीजन में थोड़ी पिकअप होना चाहिए। और जैसे ही दिसंबर निकलेगा, नया साल आता है, नया साल आने से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जो है नए साल में होता है, तो वहां पे मुझे लग रहा है हो सकता है पिकअप होती हुई नजर अभी कोशिश कर रहे हैं जैगुआर को चाइना में भेजने की, टाटा मोटर्स वाले। वो एक बहुत बड़ा आए। चैलेंज होगा, अगर वो सक्सेस होते हैं तो अचीवमेंट हो जाएगा बहुत बड़ा।
देखिए चाइना से काफी बड़ा मार्केट शेयर जैगवार का होता है, और चाइना में अगर इकोनॉमी रिवाइवल की जो बात चले अगर होती है तो टाटा के लिए वन ऑफ द बूस्टर रहेगा। और अगर कार सेल्स पे या कार पे सेलिंग पे कोई इंसेंटिव अगर वो लोग देना शुरू करते हैं तो भी एक वन ऑफ द बूस्टर टाटा मोटर्स के लिए हो सकता है। अच्छा, अभी आपका टारगेट क्या है, फोरकास्ट क्या है, और इन्वेस्टर को एडवाइस क्या है इसके, इन्फोसिस के बारे में? देखिए इंफोसिस में मुझे लग रहा है 2100 से 2200 तक का मेजर टारगेट है, और ज्यादा कोई लंबी चौड़ी खरीदारी की राय नहीं है। ज्यादा करेक्शन आता है तो बाई करना है, 1800 से 1750 के आसपास आता है तो बाई करना है। तो 200 से 300 रुपए का टारगेट है, और ओवरऑल पोजीशन मेरा पॉजिटिव है, पर गिरावट पे ही बाई करके चलना है। अभी टाटा मोटर्स की बात करते हैं। टाटा मोटर्स भी बहुत चर्चा में रहा है। वो शेयर पिछले 2 सालों में 100 सवा 100 से उठ के 1000 क्रॉस किए उसने। मल्टीबैगर तो रियल मल्टीबैगर रहा है। तो अभी उसमें क्या गुंजाइश है प्राइस वाइज? ये प्राइस वाइज कितने सब वन ऑफ द बिगेस्ट आप कह सकते हैं कॉन्ग्लोमरेट है ऑटो में। अगर आप देखें जैगुआर लैंड रोवर एक बड़ा सेगमेंट है, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, पैसेंजर व्हीकल्स एक सेगमेंट है, व्हीकल फाइनेंसिंग भी थोड़ा बहुत ये करते हैं। तो 60 से 62% का ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 65% के आसपास का रेवेन्यू जैगुआर से आता है। 15 से 16% का रेवेन्यू कमर्शियल व्हीकल से आता है। 12 से 14% का रेवेन्यू इनका पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से आता है। तो तीनों ही सेगमेंट काफी अच्छा कर रहे हैं। और जब से 2008 में इन्होंने जैगवार एक्वायर किया, कंप्लीटली टर्न अराउंड भी वहां से देखने को मिला है। आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 42% के आसपास या 43% के आसपास का इनका मार्केट शेयर है कमर्शियल व्हीकल्स में भी। तो तीनों सेगमेंट अच्छा कर रहे हैं। वैसे भी जो हाई एंड गाड़ियां इन्होंने पैसेंजर व्हीकल्स में निकाली है, जैसे कि सफारी, हैरियर, इवन जो इन्होंने ईवी का जो फर्स्ट मॉडल लॉन्च किया था नेक्सॉन का, जब से एक क्रांति ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल्स में ईवी में देखने को मिली, सभी चीजें काफी अच्छा कर रही है। तो प्रोडक्ट्स और सेगमेंट्स दोनों में ही एक ऑलमोस्ट लीडर बन के निकल टाटा मोटर का सबसे मजबूत पॉइंट क्या है, जो खास बात है उसकी? रही है। टेक्नोलॉजी सबसे होने की बात। टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी तो है ही है। सेकेंडली उनका जो बेस मॉडल होता है, जिस बेस पे वो अपनी गाड़ी को बनाते हैं, खासकर पेशेंट पैसेंजर व्हीकल्स, वो जेएलआर के बेस पे जो बनाते हैं वो काफी मजबूत होता है। सेकेंडली ब्रांड वैल्यू तो डेफिनेटली है, और इनोवेशंस भी काफी अच्छा करते रहते हैं। आजकल तो इनके जो मॉडल्स है वो काफी कर्व मॉडल्स आ रहे हैं। पहले आपको टाटा में वो कम ऐसे मॉडल्स देखने को नहीं मिलते थे, जो मॉडल्स आपको हुंडई या फिर दूसरे फॉरेन कंपनीज में देखने को मिलते हैं। पर टाटा भी के भी जो मॉडल्स है आजकल काफी हाई फाई मॉडल देखने को मिलते हैं। एसयूवीज भी काफी अच्छा बना रहे हैं। तो एक हाई एंड इनोवेशन, सेकेंडली टेक्नोलॉजी, थर्डली ब्रांड, ये तीनों इनके लिए काफी पॉजिटिव बन के आए। ग्रोथ की आपको क्या परसेंट दिखती है, टॉप और बॉटम लाइन में कितना परसेंट ग्रोथ आएगा? देखिए अभी भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन 13-14% के आसपास पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ओवरऑल प्रॉफिट भी देखें तो 15 से 16% के आसपास की ग्रोथ बना के चल रहे हैं। तो उसी के आसपास की ग्रोथ रहनी चाहिए, और मुझे लग रहा है फेस्टिव सीजन भी काफी अच्छा जाना चाहिए। थोड़ी इन्वेंट्री बढ़ने के आसार है, जो बजाज ऑटो की तरफ से कमेंट्री में भी देखने को मिला। जो फाड़ा है जो कि कमर्शियल जो ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्रीज को ट्रैक करती है या फिर जिनका डेटा रिलीज करती है, उनमें भी एक थोड़ी चिंता जताई गई थी। पर मुझे लग रहा है ओवरऑल फेस्टिव सीजन के बाद भी थोड़ी बहुत बिक्री में तेजी आनी चाहिए। फेस्टिव सीजन का भी महिंद्रा को अच्छा फायदा हुआ है। महिंद्रा की एक जो कार है बहुत, वो कोई है, जीप है ये, कुछ 1.5 लाख के करीब बुकिंग आई कुछ घंटों में। तो लोगों के देखिए पास उन्होंने जो पैसा है। नई गाड़ी निकाली है उसकी बुकिंग तो अच्छी आई है, पर कितने कैंसिलेशन होंगे वो कोई पता नहीं। क्योंकि यूजुअली बुकिंग काफी आती है, पर काफी चीजें कैंसिल भी हो जाती है। कितनों की डिलीवरी होगी ये भी काफी देखना इंपॉर्टेंट है। पर नो डाउट एम का मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और आप कह सकते हैं टाटा मोटर्स से ज्यादा एम का ओवरऑल सेगमेंट्स काफी अच्छा कर रहे हैं। तो एम और टाटा मोटर्स ये दोनों ही मुझे लग रहा है काफी अच्छे करने को। M&M हमने 1500 1300 1400 के साथ जब उसके बारे में बात की थी, आपसे ही चर्चा की थी हमने, तभी हमें कुछ ज्यादा गुंजाइश नहीं लग रही थी उसकी। 2000 तक का कुछ आपने दिया था उसका अनुमान, 1800 1900 का। अभी 2700 2800 हो गया है, क्योंकि उसने जो काम किया है वो बहुत बढ़िया है। बड़ी कंपनीज का यही फायदा होता है, चाहे वो कितना भी स्टॉक उसका गिर जाए, वो एक ऐसे इनोवेटिव बिजनेस में रहते हैं या फिर इतने ट्रांसफॉर्मेशन करते रहते हैं, उनके स्टॉक प्राइसेस में जब भी गिरावट आती है तो वापस एक तेजी देखने को मिलती है। क्योंकि मैनेजमेंट के जो डिलीवर करते हैं वो ग्रोथ, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फिनोमिनल होता है। चाहे वो महिंद्रा ले ले, मारुति ले ले या फिर टाटा मोटर ले ले,
महिंद्रा तो वैसे भी इनोवेशन के लिए जाना जाता है, और ट्रैक्टर सेगमेंट में ले ले या पैसेंजर व्हीकल्स में ले ले या हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में, सभी में काफी अच्छा कर रहा है। इसी वजह से वो चीज स्टॉक प्राइस में भी नजर आ रही है। एक्चुअली इसने इंडिया की मार्केट को समझा है, ऐसा लगता है। देखिए डेफिनेटली महिंद्रा टाटा दोनों का ही इंडिया में एक बड़ा होल्ड है, और यूजुअली इनकी पकड़ भी काफी अच्छी है ओवरऑल सभी ये सेगमेंट। टाटा नैनो में फेल गया, और पहले एसयूवी नहीं है, एसयूवी सेगमेंट में टाटा का जब तक उसने एक्वायर नहीं किया था तब तक उसने बहुत लेट किया शुरू करने में। और इंडिका वगैरह एक दो गाड़ियां थी जो जिसको चलाता था, पर ये अब सबकी अपनी अपनी यूएसपी है, पर जैसे ही टाटा ने एसयूवी में सेगमेंट में अपना जंप मारा, तो आप देख सकते हैं सफारी और हैरियर जैसी गाड़ियां काफी बिकने लग गई हैं, और जो उनका ओवरऑल बेस उन्होंने बनाया है वो काफी अच्छा बनाया है, तो नो डाउट दोनों ही कंपनियां काफी अच्छा कर रही हैं। टाटा मोटर की मुझे लगता है लड़ाई इंटरनेशनल लड़ाई है, जबकि महिंद्रा की लड़ाई विद इन कंट्री है। देखिए डेफिनेटली रहेगी कि जेएलआर का बिजनेस ज्यादा बाहर है, 60 से 65 रेवेन्यू आपका बाहर से आता है, तो डेफिनेटली इंटरनेशनल बिजनेस का काफी हावी होता है ओवरऑल बिजनेस। और लेटेस्ट क्वार्टर कैसा रहा इसका, टाटा मोटर का? देखिए लेटेस्ट क्वार्टर का तो आना बाकी है, पर लास्ट क्वार्टर जहाँ तक बात है थोड़ा ठंडा रिजल्ट देखने को मिला, ओवरऑल जैगवार से कोई बड़ी अच्छी कमेंट्री भी देखने को नहीं मिली, पर ये क्वार्टर भी अगेन सेम सबड्यूट एक्सपेक्टेड है। इनका मार्केट शेयर क्या रहता है, या फिर ये कितने क्या नए लॉन्चेस करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले क्वार्टर में, और फेस्टिव सीजन की कैसी डिमांड रहती है। पर चाइनीज मार्केट और यूके का मार्केट थोड़ा सुधर रहा है इनके लिए, स्पेसिफिकली जेएलआर के लिए, और वहां पे और सुधार आता है तो आने वाले दिनों में नंबर्स अच्छे रहेंगे। अभी 80 100 रुपए से एक शेयर जब बढ़ जाता है 2 3 साल में 10 गुना, तो आपको क्या लगता है उसकी गुंजाइश फिर उतनी है? देखिए कंपनी अच्छी है तो नो डाउट री रेटिंग होते रहती है, जो स्टॉक 100 है वो 1000 भी हो जाता है, पर जब तक कंपनी अपने क्या कहते हैं उसको, अपनी ग्रोथ को डिलीवर करते रहती है, अर्निंग्स जिन कंपनीज में आती रहती है उनके स्टॉक प्राइस ऊपर जाते रहते हैं। जिस दिन अर्निंग्स खत्म हो जाएगी या फिर मार्केट शेयर घटना शुरू होगा, स्टॉक प्राइस में भी वैसे गिरावट देखने को मिलेगी। अभी एमसीएक्स का हम देख रहे थे पिछले 8 10 महीने में 1,000 का 6,500 हो गया, क्योंकि देखिए एमसीएक्स को मैं डीपली ट्रैक नहीं करता हूँ, तो उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करता। तो टेक्निकल ट्रेंड क्या था इसका भी, टाटा मोटर का? क्योंकि टाटा मोटर्स शॉर्ट टर्म में जहां तक बात करें, शॉर्ट टर्म डेफिनेटली नेगेटिव है, थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं करेक्शन बड़ा देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 1160 पे स्टॉक 900 के आसपास आ चुका है, तो करेक्शन ऑलमोस्ट 20% ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि रिसेंट जो सेल्स नंबर आए थे वो भी खराब आए थे, उसी का असर देखने को मिल रहा है। पर ये अट्रैक्टिव लेवल्स है इन्वेस्टर्स के लिए एक्यूमुलेट करने के लिए, 900 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे भी बाय करके चल सकते तो क्या लगता है आपको कितने तक जाता है, कितने पीरियड में? हैं। मुझे लग रहा है वापस 1100 के पार निकल जाना चाहिए स्टॉक, नेक्स्ट 6 से 8 6 महीने भी लेते हैं, या 5 से 6 महीने भी लेते हैं, तो मुझे लग रहा है 20 से 25% का रिटर्न देखने को मिल सकता है, और 1150 के पार भी मुझे लग रहा है स्टॉक जा सकता आप ज़्यादातर मल्टी बैगर्स के बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन जो सेफ रन है और उसके हिसाब से आप बताते हैं, तो वो ठीक भी जाता है और अचीवेबल है। तो ये आपकी है। डिफरेंट। फिलोसफी है, ऐसी इन्वेस्टमेंट की फिलोसफी है आपकी। जी मैं यूजुअली मल्टी बैगर्स में बिलीव नहीं करता हूँ, वैसा नहीं है कि कोई स्टॉक मल्टी बैगर होता नहीं है, होता है तो डेफिनेटली रिकमेंड करते हैं, पर जितना ज्यादा हो सके निफ्टी 100 या निफ्टी 200 के स्टॉक्स लेंगे तो पैसा भी सेफ रहता है, स्टॉक गिर भी जाता है, तो रात में भी नींद अच्छी आती है, क्योंकि पता है कि स्टॉक नेक्स्ट डे या 10 15 दिन में वापस रिकवर हो जाएगा, अगर अगर उनकी अर्निंग्स अच्छी आती है। पर अगर आप कोई छोटा स्टॉक लेके बैठ जाते हैं, अगेन उसमें अर्निंग्स नहीं आती है, तो स्टॉक का भाव आपको सालों साल नहीं आता है, तो बेटर है, पैसा गंवाने से अच्छा है बेटर है सेफ स्टॉक में रहे, एटलीस्ट डिविडेंड इनकम और एक प्रॉपर कैपिटल अप्रिसिएशन एवरी साल होता हुआ नजर आता है, तो बेटर है सेफ साइड रहे, एक से दो स्टॉक ले सकते हैं मल्टी बैगर पॉइंट ऑफ व्यू से, पर बेटर है आप लार्ज कैप या मिड कैप जो अच्छे हैं उनमें ही रहेंगे तो ज्यादा बेटर। तो मैंने आपकी अप्रोच में ऑब्जर्व किया है कि आप सेफ और श्योर पे जाते हैं, और मोस्टली थोड़ा गिरता है तो तभी गिरते हुए बाजार में आप लेते हैं, जो आपकी खास बात ये है। तो 2 3 चीज़ें जी डेफिनेटली। समझ में आई हैं आपके साथ काम करते हुए, तो उसके हिसाब से कुछ देखिए आप बताना चाहें। देखिए अभी भी जब मार्केट गिर रहा है, अभी भी हम यही आज पिछले 2 दिन से भी यही सलाह दे रहे हैं कि अच्छा टाइम है बाई करने के लिए। ट्रेडिंग के लिए डेफिनेटली हम रिकमेंड नहीं करते, ट्रेडिंग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कराते हैं, पर जिनको एक्यूमुलेशन करना है, जो रैली पिछली बार मिस कर गया था 24,000 से 26,000 तक की,
वो वापस उनको मौका मिल रहा है, तो अगेन वो एक्यूमुलेशन अच्छे स्टॉक्स करा रहे हैं। नो डाउट यहाँ से ही मार्केट 3 से 4% गिर सकता है, वो बॉटम कोई कोई भी नहीं पकड़ सकता। बॉटम और टॉप मार्केट में अगर कोई पकड़ सकता है तो वो काफी मुश्किल है, और कोई पकड़ भी नहीं सकता एग्जैक्ट बॉटम एग्जैक्ट टॉप। बट अगर आप अपने लेवल से अपने हिसाब से चलते हैं तो अच्छे एक लेवल के आसपास है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन जरूर करना चाहिए, वो तो वही स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। तो कोई सदाबहार स्टॉक आपके ध्यान में आ रहा है जिसको आप बोलना चाहें कि भाई ये ले सकता है? तो काफी स्टॉक्स है ओवरऑल लेने के लिए। मुझे लग रहा है अगर एक से दो स्टॉक की बात करें तो अभी भी मुझे लग रहा है कि ऑटो सेक्टर में जो गिरावट आई है वो काफी अच्छी गिरावट है, और इन ऐसी गिरावट पे आपको डेफिनेटली एक्विजिशन करना चाहिए। टाटा मोटर्स की तो हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि टाटा मोटर्स तो जरूर लेना ही चाहिए। अगर आप मेटल्स में बात करें तो मेटल्स में मुझे लग रहा है हिंडाल्को जैसा स्टॉक है, वो भी काफी अच्छा है, एल्यूमिनियम बिजनेस में है, तो वहां पे भी डेफिनेटली बाय करना चाहिए। रिलायंस अगर आप देखें 2700 के आसपास आ चुका है, 3100 तक स्टॉक गया था, तो वहां पे भी एक उम्मीद है। तो ये ऐसे लार्ज कैप जो अच्छे गिर चुके हैं और रिजल्ट्स का भी ट्रैक्शन खत्म हो चुका है, उन स्टॉक्स को बाय करेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो अच्छा रहा, आपसे बहुत बढ़िया बातचीत हुई। अपने इन दो शेयरों के बारे में बताया और भी रिकमेंड किए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जल्दी हम आपके पास आएंगे, दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे किसी नए टॉपिक पर बात थैंक यू करने सर। के लिए। थैंक यू सर।